हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जेस विद्यु में सभी का स्वागत है। आज हम आपका टॉपिक लगाए अंतरिम बजट। अंतरिम बजट से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, क्या चीज़ें इसमें नहीं हैं, क्या हर एक चीज़ का विवरण है। राइट, तो हम इसको शुरू करते हैं। अंतरिम बजट 2024-25। ठीक, इसको निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, वित्त मंत्री हैं। अंतरिम बजट है क्या, पहले ये हम जाने अंतरिम बजट है क्या। तो अंतरिम बजट एक ऐसी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो संक्रमण काल से गुजर रही या आम चुनाव से पहले अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में। अंतरिम बजट हमेशा कब पेश किया जाता है, जब सरकार का टाइम गड़बड़ चल रहा हो, संक्रमण काल चल रहा हो, या जब इलेक्शन होना हो, चुनाव होता है जिस वर्ष, उस वर्ष जो बजट पेश किया जाता है वो अंतरिम बजट कहलाता है। अंतरिम बजट का उद्देश्य सरकारी व्यय और आवश्यक सेवाओं को निरंतरता सुनिश्चित करना और जब तक नई सरकार कार्यभार संभालने के पूर्ण बजट पेश ना कर दे। जब नई गवर्नमेंट आएगी, जो बजट पेश करेगी, उसके पहले का नहीं 2, 4, 6 महीने 8 महीने का जो बजट होता है वो अंतरिम बजट कहलाता है। ठीक है, तो ये अंतरिम बजट होता है। हर इलेक्शन के 5वें वर्ष ये बजट पेश किया जाता है। ठीक है, बात की जाए तो हाल ही में अंतरिम बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया। यह सर्वांगीण, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी विकास 2047 तक विकसित भारत की कल्पना करता है। अंतरिम बजट 2024 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो पूंजीगत व्यय, जो व्यय हो रहा है 2024-25 के अंदर, पूंजीगत व्यय में 11.1% की वृद्धि घोषणा की गई है। पूंजीगत व्यय 11,11,111 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है। अब क्वेश्चन पेपर में आएगा पूंजीगत व्यय जो है वो जीडीपी का कितने परसेंट है, तो 3.4% है। ठीक है, आप लोग वीडियो बेटा देख रहे हो, स्क्रीनशॉट लेके इसका गूगल से इंग्लिश में ट्रांसलेट भी हो जाएगा ना, तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास अनुमान, जो इकोनॉमिक डेवलप है उसका क्या एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान है, जो आरबीआई के संशोधित विकास अनुमान के अनुरूप है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.3% कर दिया। इसका यह भी अनुमान है कि 2027 में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा विश्व का। मतलब IMF करने का बोला कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2027 तक बनने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक, राजस्व एवं व्यय अनुमान 2024-25, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का इसका क्या अनुमान है, तो कुल प्राप्तियाँ कितनी, मतलब हमारे पास पैसा सरकार के पास है, उधार छोड़कर 30.80 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। कुल व्यय खर्च कितना होना है, 47.66 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। टैक्स की प्राप्तियाँ कितनी हुई, 26.2 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। जीएसटी का संग्रह कलेक्शन कितना हुआ, दिसंबर 2023 में 1.65 लाख करोड़ तक पहुंच गया। 7वीं बार बेंचमार्क 1.6 लाख करोड़ को पार कर गया है। ठीक है, तो मतलब देखा जाए तो ये जो डाटा है, यही डाटा एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और उसमें काफ़ी चीज़ें वो भूल भी जाते हैं, है ना, ये चीज़। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा और बाजार उधार। 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% अनुमानित है, जो 2025-26 तक 4.5% से कम करने के लक्ष्य के अनुरूप है। बजट 2021-22 में घोषित किया गया था कि 2025-26 का जो होगा राजकोषीय घाटा 4.5% करने का लक्ष्य है। ठीक, वो अभी क्या क्या है, 5.1% है राजकोषीय घाटा। ठीक, जो राजकोष है उसमें जो धन है वो हम लॉस पे चल रहे हैं ना, घाटा है। वो एक्चुअली हर बार होता है, राजकोषीय घाटा तो होता है क्योंकि कोई ना कोई आपदा देश भर में आती रहती है, कुछ ना कुछ, तो वहाँ फंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बहुत से ऐसे काम होते हैं। 2024-25 में दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और शुद्ध बाजार उधार क्रमशः 14.13 और 11.75 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। प्रतिभूतियों और शुद्ध बाजार, सकल और शुद्ध बाजार का उधार जो है 14.313 और 11.75 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। कराधान, टैक्सेशन, अंतरिम बजट आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बनाए रखता है। मतलब इसमें कोई टैक्स में क्या होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाती, जैसे होता है बनाए रखता है। ठीक, कारपोरेट करों के लिए जो बिजनेसमैन होते हैं, तो मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए 22%, कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिए 15% कारपोरेट कर लगाए गए हैं।
नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं की कोई कर देन कर नहीं होगा। मतलब जिनका वार्षिक जो है 7 लाख रुपया है, मतलब कि देखा जाए जिन भी व्यक्तियों का लगभग 55,000 रुपये महीने की सैलरी है तो उनको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक, स्टार्टअप और निवेश के लिए कुछ कर लाभ 31 मार्च 2025 तक 1 वर्ष के लिए बढ़ाए गए हैं। जो स्टार्टअप या निवेश जो कर रहे हैं, जो नई कंपनी डेवलप कर रहे हैं या किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 31 मार्च 2025 तक के लिए कर बढ़ाए गए हैं। ठीक, ठीक। संस्थाएं, अब देखें संस्थाएं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका क्या काम है। संस्थाएं गरीब, महिलाएं, किशोर और किसान पर ध्यान केंद्रित करना है। गरीब 25 करोड़ लोगों को बहुसंख्यक गरीबी रेखा से बाहर निकालकर सफल अभियान हुआ। इसमें गवर्नमेंट अपने जो उपलब्धियां हैं वो भी बताती हैं ना, जो अचीवमेंट्स हैं। पीएटी स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सहायता प्रदान की गई। जो कोरोना के समय दिक्कत हो गई थी तो स्ट्रीट वेंडर्स जो नहीं थे, जो ठेला लगाते थे, बेचते सामान, उनको कर प्रदान किया गया। महिला उद्यमी को 30 करोड़ मुद्रा योजना वितरण किया गया। स्टेम रेलवे में 43% महिलाएं नामांकित हैं। 83 लाख स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को सहायता बढ़ावा देना। 1 दशक में उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 28% की वृद्धि। युवा क्या किया गया। कौशल भारत मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण। मुद्रा योजना के तहत 43 लाख करोड़ निवेशकों को उद्यमों को प्रगति को बढ़ावा देना। किसान के लिए क्या किया गया। पीएम किसान के तहत 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान करना। फसल बीमा योजना के माध्यम से 4 करोड़ किसानों तक फसल बीमा कराया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1361 मंडियों का एकीकरण कर सुव्यवस्थित एवं कृषि व्यापार के लिए ई-नैम किया गया है। इन इलेक्ट्रॉनिक, मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद बेच सकते हैं मतलब कि ऑनलाइन। ठीक, तो उससे मंडियाँ डेवलप की गई। प्रमुख विशेष योजनाएं, प्रमुख विकसित योजनाएं, संरचना। रेलवे, 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे उद्यमों को लागू किया गया। ऊर्जा, खनिज और पोर्टफोलियो। आयातित अर्थशास्त्र और उच्च घनत्व पोर्टफोलियो। ठीक है, उच्च ऊर्जा, खनिज और पोर्टफोलियो, आयातित अर्थशास्त्र और उच्च घनत्व पोर्टफोलियो। 3, बेहतर सुरक्षा के लिए सुविधा और यात्री सुविधा के लिए 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत के मानकों में बदला गया। जैसे वंदे भारत के डिब्बे वैसे चेंज किए गए। हवाई जहाज, उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का व्यापक विकास। शहरी परिवहन, मेट्रो रेल और नमो भारत के माध्यम से शहरी पर्यटन को बढ़ावा देना। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र, पवन ऊर्जा के लिए परमाणु ऊर्जा का अंतर या 1 गीगावाट का प्रारंभिक क्षमता के लक्ष्य के साथ साथ उपयुक्त पवन ऊर्जा क्षमता को दोहन करने में मदद करना। 2030 से 100 मिलियन टन तक कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण की क्षमता की स्थापना करना। CNIH, इलेक्ट्रॉनिक्स बायोगैस का चरणबद्ध अनिवार्य सम्मिश्रण करना। वित्तीय सहायता के लिए बायोमास एकीकरण अर्थात की खरीद। छत पर सौर ऊर्जाकरण, जैसे जो सोलर ऊर्जा लोग लगवाते हैं, छत पर सौर ऊर्जाकरण। 1 करोड़ परिवार को प्रतिमाह 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त करने में सक्षम होगी। ठीक है, अगर जो लोग लगवा लेंगे, सरकारी जो अनुदान से आता है, गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कराती है, तो जो लोग लगा लेंगे तो इनका प्रतिमाह 300 यूनिट जो बिजली होगी वो फ्री होगी। 300 यूनिट बिजली बहुत होती है, यानी आपके लिए कंफर्टेबल है। ठीक है, काफ़ी है, 300 यूनिट बिजली बहुत होती है। कमी और गिरावट का समर्थन करके ई वाहन मशाल तंत्र को मजबूत करना। ठीक है, मतलब कोई भी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है या लॉस में जा रहा है, लेकिन ई वाहन मशाल पे ज़्यादा काम करना। सपोज दैट जैसे लखनऊ में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए स्कूटर इंडिया कंपनी को डेवलप किया जा रहा है। इसी तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो काम किए जा रहे हैं ना। पर्यावरण विकल्प का समर्थन करने के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री की योजना शुरू की जाएगी। आवास क्षेत्र, सरकार की योजना ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिलियन परिवारों के निर्माण पर रियायती अनुदान दिया जाएगा। मध्यम वर्ग के लिए अपना घर खरीदने और बनाने के लिए आवास योजना की शुरुआत की गई। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में लड़कियां 9 से 14 वर्ष के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण को प्रतिबंध लगाना। मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण मिशन के लिए यूविन मंच तैयार करना। ठीक, आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करने के लिए सभी आशा ऑटोमोबाइल्स वैलीवाडी सामान
उद्यमों को शामिल किया जाना। ठीक। कृषि क्षेत्र, सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न उद्योगों के लिए नैनो DAP का उपयोग बढ़ावा देना। किसानों को समर्थन देने के लिए खुरपक्का एवं मौतपक्का रोग से आरंभ करने के लिए, मतलब इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए। तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए रणनीति बनाना, अनुसंधान करना, रिसर्च, खरीद, मूल्य निर्धारण और फसल बीमा का कवर देना। एथेना DAP, डाई अमोनियम इलेक्ट्रॉनिक्स, भारतीय किसान क्रेडिट एसोसिएशन लिमिटेड इफ्को द्वारा एक तकनीकी प्रौद्योगिकी आधारित कृषि इनपुट विकसित किया गया। यह स्टॉक और बिजनेसमैन की कमी को ठीक करने की मदद करता है। मत्स्य पालन क्षेत्र, अगर बात की जाए, अगला है मत्स्य पालन क्षेत्र। मत्स्य पालन क्षेत्र पूरा करने के लिए एक नए विभाग मत्स्य संपदा की स्थापना करना। पेपर में मत्स्य संपदा कब स्थापित हुई, तो अंतरिम बजट 2024-25 में। राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय, राज्यों के लिए वार्षिक ब्याज मुक्त ऋण योजना जारी करने की घोषणा। राज्य के नेतृत्व वाले सुधारों का समर्थन करने के लिए वर्ष के ब्याज ऋण में मुक्त करने के लिए 75,000 करोड़ रुपए परियोजना के साथ साथ 1.3 लाख करोड़ रुपए का कुल निवेश। पूर्वी क्षेत्र में, भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, भारत के विकास का एक शक्तिशाली चालक बनाने के लिए विशेष ध्यान दें। अन्य अदर पॉइंट इसमें क्या हैं अंतरिम बजट में? वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए की संस्था की स्थापना के लिए डोमेन में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। साथ ही अनुसंधान और नवाचार में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा देना भी लक्ष्य है। सरकार द्वारा एक उच्चाधिकारी प्राप्त समिति बनाई जाएगी। समिति विकसित भारत के लक्ष्य के अनुसार सार्वजनिक विज्ञापन प्रस्ताव होंगे, जो विज्ञापन होंगे वो सार्वजनिक किए जाएंगे। ठीक, तो ये बहुत शॉर्ट क्लिप है और फैक्ट पॉइंट इसमें है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट। उसके अलावा अन्य डाटा भी है। तो बेटा ये 5-6 महीने का बजट होता है तो इसकी ज़्यादा मतलब महत्ता नहीं होती है, लेकिन यह है कि इसमें जो फैक्ट पॉइंट हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट हैं, वो मैंने आपको इसमें बता दिए। ठीक है, उसके अलावा अन्य जो चीज़ें आएंगी वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, वो एक अलग चीज़ है। ठीक, लेकिन इससे संबंधित जो भी फैक्ट पॉइंट है, जो जरूरी चीज़ें वो मैंने आपको बता दी। ठीक दोस्तों, वीडियो जैसी लगी वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल GK GS वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।